हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग प्रकाश लाइट पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। आज पूरा प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन चलेगा, क्या होता है, कैसे कैसे इसके नेचर हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में रिफ्लेक्शन, परावर्तन को विस्तार से समझेंगे, उसमें प्रतिबिंब वगैरह बनाएंगे, ठीक। और थर्ड वाला जो रहेगा जिसमें हम लोग अपवर्तन, रिफ्रैक्शन को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। मतलब 3 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग इंट्रो पढ़ रहे हैं, सेकेंड लेक्चर जो होगा परावर्तन का होगा, ठीक। और थर्ड लेक्चर जो होगा वो अपवर्तन पर होगा। इससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको भी देखेंगे और परावर्तन में ही हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण भी सीखेंगे। मतलब अगले लेक्चर में हम लोग प्रतिबिंब के निर्माण को भी समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है लाइट वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं हर एक एग्जाम में। और बनना है पटवारी, अब की बारी हम पटवारी, तो जुड़ जाइए। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ सर बनना है, और कंटिन्यू पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसका रिवीजन, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उससे बेस क्लियर करो और किसी बुक से उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये आपको प्रोसेस रखना है। तो सबसे पहले प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा क्या होता है सर? एनर्जी। हमने पिछले लेक्चर्स में देखे हैं कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। उस ऊर्जा में एक एग्जाम्पल क्या है? प्रकाश भी है। इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे कि विद्युत ऊर्जा है ना, और ध्वनि ऊर्जा है। तो हम लोग विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा जो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ध्वनि क्या होती है, विद्युत क्या होती है, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल प्रकाश भी ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं। हम प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसे किसी भी फॉर्म में हम लोग बदल सकते हैं, ठीक। अब यहां पर जो ऊर्जा है, ठीक, ये जो प्रकाश है ये किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज, मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं, मतलब अगर प्रकाश का संचरण हो और प्रकाश किसी माध्यम में जाए तो उसमें भी संचरित हो सकती है और निर्वात में भी संचरित हो सकती है। इसलिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होगा। और एक चीज याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यह संचरित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित। जो मैं लिखवा रहा हूं लिखते चलिए, समझते चलिए। क्या सर? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश का संचरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। अगर हम इसके वेग की बात करें, वेग भी किसमें? अगर वो एयर में, वायु में हो या फिर निर्वात में हो तो क्या होगा? वायु या फिर निर्वात में अगर बात करें तो इसका वेग होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना चीज आपको याद रखना है प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश की ही वजह से हम लोग किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। अगर आपका लाइट वगैरह बंद कर दें, किसी रूम में आपको बंद कर दें और लाइट वगैरह बिल्कुल ना हो, तो क्या आप कोई वस्तु देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब वो वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है? तो उस प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ती है, उस वस्तु से परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर आती है और वो हमें दिखाई देती है। बेसिकली इसे नोट कर लो, ठीक। ये देखो कैसे सन की रेस पड़ रही है कुछ इस कार पर, लाइट आई, प्रकाश इस पर पड़ा और यहां से परावर्तन हुआ। प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन हुआ। परावर्तन के बाद हमारी आंखों में आती है और ये वस्तु दिखाई देती है। अब सर ये वस्तु सिल्वर कलर की कार दिख रही है, पाना है ना इस कलर की कार या फिर कोई भी कार। बनना है पटवारी, बनना है सरकारी नौकरी पाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई कैसे होता है?
जोरदार लग के कमरे में बंद हो जाओ, सब चीजों से कट जाओ, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने आप पर फोकस करो, ठीक है। अच्छा चांस है, बहुत अच्छे चांस को भुनाओ अपने आप को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखो, अगर कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है तो उसका कारण क्या हो गया, प्रकाश की किरणें आई, परावर्तित हुई। अब वो कौन से कलर का दिखाई दे रहा है यह किस पर डिपेंड करता है। तो आपको 7 कलर याद है, कौन कौन से, विबग्योर, विबग्योर, हिंदी मीडियम वाले बेजानी हैप्पी नाला याद करते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। दुनिया में ये 7 कलर ही हैं, 7 रंग हैं, ठीक। इसके अलावा कोई और रंग नहीं है। जो भी अलग रंग दिखाई दे रहा है इनके मिक्स होकर के नया रंग बनता है, ठीक। तो इन 7 कलर में से मान लेते हैं ये कलर, ये कार जो है वो लाल कलर की होती, रेड कलर की होती, कौन से कलर की, रेड कलर की। तो रेड कलर हमें क्यों दिखाई दे रहा है कि ये 7 के 7 कलर आ रही है, प्रकाश की किरणें, सन की रेस, व्हाइट लाइट होती है। कौन सी लाइट होती है, व्हाइट लाइट, मतलब इसमें 7 रंग समाहित हैं। इस पर पड़ी, यहां से कौन सी कलर की रंग आई, लाल कलर की रंग आई, और हमें लाल दिखाई दिया, मतलब बाकी के 6 कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। हमें कोई वस्तु दिखाई देता है जैसे लाल कलर, तो उस वस्तु से रेड कलर की किरणें हमारे तक पहुंच रही हैं। अगर वो हरी प्रतीत हो रही है, हरी दिखाई दे रही है, तो वहां से हरे कलर की किरणें जो है हमारे आंखों पर पड़ रहा होगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है, क्लियर है कि कोई कलर हमें दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि हम उन वस्तु से आने वाली किरणों को महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब ये 7 कलर आपको याद रखना है, जो कि आपके इंद्रधनुष में भी होता है। दुनिया में यही 7 कलर हैं, बाकी के कलर जो बनते हैं इनको मिक्स करके बनाया जाता है। अब 2 कलर की बात करते हैं, एक आता है सफेद और एक आता है काला। तो आपको ये याद रखना है कि ये दोनों कलर होते ही नहीं है। हमें कोई वस्तु अगर सफेद दिखाई दे रही है, मान लेते हैं ये कार ही मान लेते हैं सफेद दिखाई दे रही है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, इसका मतलब है कि प्रकाश की किरणें आई और सारी की सारी किरणें परावर्तित हो गईं, मतलब कोई भी कलर इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, 7 के 7 कलर को इसने परावर्तित कर दिया, जिससे क्या हुआ, 7 कलर ये मिक्स होकर के आई थी। व्हाइट लाइट मतलब क्या, मतलब 7 कलर्स, ये परावर्तित होकर के 7 कलर आकर के मिल के हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं। तो जब 7 कलर मिल जाते हैं तो व्हाइट कलर बनता है, सफेद कलर बनता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सन की रेस जो है व्हाइट कलर, ठीक। तो मतलब अगर कोई वस्तु व्हाइट हमें प्रतीत हो रही है, इसका मतलब उसने कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं किया है, सबके सब कलर को उसने परावर्तित कर दिया। और अगर कोई वस्तु हमें ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, काले कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब इसने सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, सभी कलर जितने हैं 7 के 7 कलर, वो ब्लैक कलर वो मिलके क्या कर लिया, उसने, उस वस्तु ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब कर लिया, इस वजह से वो वस्तु एब्जॉर्ब कर लिया, इस कलर, इस वजह से वो वस्तु हमें काली प्रतीत हो रही है, काली दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। इतना आपको याद रखना है। 7 कलर हैं, ये चीज है। कोई हमें वस्तु हमें क्यों दिखाई दे रही है, प्रकाश के परावर्तन के वजह से, ये नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं क्या, कुछ प्रकाश के गुण हैं, उन्हें देख लेते हैं। प्रकाश का गुण, हेडिंग डाल दो, प्रकाश का गुण। तो प्रकाश बेसिकली डुअल नेचर को प्रदर्शित करता है, दोहरी प्रकृति। तो प्रकाश जो है ये दोहरी प्रकृति, कौन सी है, दोहरी प्रकृति। डुअल नेचर मतलब 2 तरीके का नेचर है इसके पास, एक तो कण प्रकृति का और एक होता है तरंग प्रकृति। देखते हैं डुअल नेचर, ये आपको ध्यान रखना है। डुअल नेचर है किसके पास, हमारे प्रकाश के पास, हमारे प्रकाश के पास, ठीक। कौन कौन सी, एक तो होता है कण प्रकृति का, मतलब पार्टिकल नेचर, और दूसरा होता है तरंग प्रकृति, वेव नेचर। ये आपको याद रखना है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। प्रकाश जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान संचरित हो रही है, किस तरीके से, कण के रूप में।
अगर वो कण के रूप में आगे संचरित हो रही है तो वो उसका कण नेचर है, पार्टिकल नेचर है, मतलब कण प्रकृति है। इसे किसने दिया? न्यूटन ने दिया। इस सिद्धांत को न्यूटन ने दिया, ये आपको याद रखना है। और जो तरंग प्रकृति है वो किसने दिया? तो आपको याद रखना है हाइगन ने दिया। किसने दिया? हाइगन प्रिंसिपल बोलते हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल। वो किसने दिया? हमारे हाइगन ने दिया। तरंग वेव नेचर की जो प्रकाश रख रही है नेचर, उसे। कहने का मतलब हमने क्या 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 समझा? प्रकाश का गुण, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, मतलब संचरण इसका दो तरीके से हो सकता है, ड्यूअल नेचर है। या तो वो कण प्रकृति की तरह संचरित होगा या तो वो तरंग के रूप में संचरित होगा। अगर कण के रूप में मतलब कभी कण के रूप में, कभी वेव के फॉर्म में, मतलब तरंग के फॉर्म में, ठीक है। अगर वो कण के फॉर्म में संचरित हो रहा है तो इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूटन ने। और अगर तरंग के रूप में संचरित हो रहा है तो इस सिद्धांत को हाइगन ने प्रतिपादित किया। इसे आपको याद रखना है। तरंग क्या होता है? आपने देखा होगा वेव कुछ इस तरीके से संचरित होती है। पानी में पत्थर फेंका होगा तो उससे एक वेव बनती होती है, लहर बनती है जिसे बोलते हैं। तो प्रकाश जो संचरित हो रही है वह तरंग के फॉर्म में संचरित हो रही है। क्लियर है? अगर वेव कण के फॉर्म में होगा तो सीधा निकल जाएगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हुए। मतलब हमारे पास कोई प्रकाश की पार्टिकल्स हैं, कण हैं, अगर वो अपने ही आगे पीछे अपने क्या हो रहे हैं, माध्यम में ही क्या हो रहे हैं, संचरित हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो वो वेव का निर्माण करती है। इतना आपको याद रखना है, ठीक। अब ये जो तरंग है ये बेसिकली दो तरीके के होता है। एक तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ, और अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य आपको याद रखना है कि जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, ये याद रखना है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। अब ये क्या होता है अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य? ये मैं आपको ध्वनि वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ाऊंगा, जहां पर वेव बना करके उसके तरंग दैर्ध्य, उसकी आवृत्ति, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आयाम जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, सब कुछ आपको वहां क्लियर बताऊंगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी की। साथियों जो जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ते चलो, बेसिक है, इंट्रोडक्शन है। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी क्या होता है? ऑप्टिक्स। सर ये कौन सी वाला है? तो प्रकाश का स्टडी, अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। मतलब प्रकाश का अध्ययन, सिंपल सी बात है, प्रकाश का अध्ययन, ठीक। अब अगर हमने प्रकाश के अध्ययन को दो तरीके से स्टडी किया, अध्ययन किया। एक होता है क्या? किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, जिसको इंग्लिश में रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स, ठीक। और एक होता है हमारा वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। क्या होता है ये? सर अगर हमने प्रकाश का अध्ययन किया उसे हमने ऑप्टिक्स बोल दिया। अध्ययन के लिए हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को बोला हमने किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, और एक पार्ट को बोल दिया हमने तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। क्लियर है? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे अभी आपने देखा था कि उसका जो गुण है वो एक तरंग प्रकृति का होता है, एक कण प्रकृति का होता है। कभी वो तरंग के रूप में संचरित हो रहा है, कभी कण के रूप में संचरित हो रहा है, ड्यूअल नेचर है उसका। ये हमको याद रखना है कि प्रकाश के दो नेचर हैं, कण और वेव। अब यहां पर उसके अध्ययन हेतु हमने दो तरीके से अध्ययन किया कि अगर हमने किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत अध्ययन किया तो आपको ये याद रखना है, इसमें दो टॉपिक याद है आपका, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इन दो टॉपिक का अगर अध्ययन करते हैं तो हम बोलेंगे रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, किरण प्रकाशिकी का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब
जो किरण के रूप में, रे मतलब होती है एक लाइन, मतलब प्रकाश की किरणें आई, आपतित हुई, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर वो तरंग के रूप में आगे संचरित हो रहा है, तरंग के रूप में अगर वो मूव कर रहा है, संचरित हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान, और उस रूप में अगर हमने अध्ययन किया तो उसको बोलेंगे तरंग प्रकाशिकी। उसको हम लोग बोलेंगे तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो तीन चीजें इसमें भी याद कर लो, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, ध्रुवण पोलराइजेशन, और एक आता है डिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं विवर्तन। ये तीन टॉपिक के डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ में ये आपको याद रहना चाहिए। ये भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, प्रकाश से रिलेटेड है, इनको आपको भी पता होना चाहिए। फिलहाल हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, परावर्तन से करेंगे, अपवर्तन से करेंगे। क्या होता है परावर्तन, क्या होता है अपवर्तन, तो इनको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ये तीन टॉपिक, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, ये किसके पार्ट हैं, तरंग प्रकाशिकी के, वेव ऑप्टिक्स के। परावर्तन और अपवर्तन जो हैं ये किसके पार्ट हैं, ये किसके पार्ट हैं, तो ये किरण प्रकाशिकी के, रे ऑप्टिक्स के पार्ट हैं। क्लियर है? सिंपल सी बात है। प्रकाशिकी मतलब प्रकाश का अध्ययन दो तरीके से कर रहे हैं, नोट कर लो। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, एक साइड परावर्तन पढ़ते हैं और एक साइड अपवर्तन पढ़ते हैं। क्या है देखो, परावर्तन, और इधर लिख लेते हैं अपवर्तन। समझते चलो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये किसके पार्ट है, ये स्टडी ऑफ रे है, रे ऑप्टिक्स जिसको बोल रहे हो, किरण प्रकाशिकी। क्लियर? अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं परावर्तन। अगर कोई किरण किसी सतह से टकरा करके सेम मीडियम में पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो हम बोलेंगे परावर्तन हो गया। मतलब अगर कोई भी किरण किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाए तो हम इसे बोलेंगे परावर्तन हो गया। ठीक, अगर कोई किरण किसी माध्यम में इंटर करे और परावर्तन ना हो, वो उसी माध्यम में इंटर कर जाए, ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो संचरित हो जाए, ऐसी परिघटना को क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। एक ही मीडियम में वापस लौट जाया तो हमारा बोलेंगे कि परावर्तन हो गया। अगर वो किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित हो गया तो उसे हम लोग बोलेंगे अपवर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। और ये है रिफ्लेक्शन। ठीक, अब यहां पर आपको दो दो नियम है, परावर्तन के दो नियम हैं, अपवर्तन के दो नियम हैं। यहां क्लियर है ना? यहां पर मान लेते हैं एयर है एक मीडियम और ये ग्लास है। एयर से ग्लास में प्रकाश की किरण इंटर कर गई तो हम बोल देंगे अपवर्तन हो गया। यहां पर किसी सतह से टकरा के लौट आई उसी माध्यम में, परावर्तन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अब देखो, मान लेते हैं कि कोई सतह है और इस सतह पर हमने एक अभिलंब नॉर्मल बना लिया, अभिलंब इसको बोलते हैं। ठीक, किरण आई, आ करके परावर्तित हो गई। ये जो किरण आ रही है किसी सतह पर आ रही किरण को आपतित किरण बोलते हैं, याद कर लो। यहां पर इसको याद कर लो, आपतित किरण। कहीं दिक्कत हो पूछ लेना। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो टकरा करके लौट गई उसी माध्यम में, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। इतनी चीजें याद रहेगी। अब ये जो आपतित किरण है अभिलंब से कोई ना कोई कोण बना रहा है, कोई ना कोई एंगल बना रहा है। मान लेते हैं वो जो एंगल है वो एंगल आई है, ये एंगल आई हो गया।
और ये वाला एंगल हो गया एंगल आर। मतलब एंगल आई है, ये जो कोण बन रहा, ये जो अभिलंब से आपतित किरण बना रही है, तो आपतित किरण के द्वारा यह कोण बनाया जा रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे आपतित कोण। आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण आपतित कोण। तो यहां आई क्या हो जाएगा, आई हो गया आपतित कोण। ठीक, यहां एंगल बना दो एंगल आई, और जो एंगल आर है वो हो जाएगा क्या, परावर्तित कोण। परावर्तित कोण, जो कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। कौन सी किरण की वजह से, परावर्तित किरण की वजह से बन रहा है, तो हम इसे बोलेंगे परावर्तित कोण। अभिलंब से आपतित किरण ने जो एंगल बनाया, जिस कोण को बनाया, उसे हमने आपतित कोण बोला, जिसको हमने इंसिडेंट एंगल बोलेंगे और इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, इंग्लिश में लिख लोगे। ठीक, अब यहां पर परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? एक तो हो गया नियम फर्स्ट, जो है वो बोलता है कि जो आपतित कोण है और परावर्तित कोण है दोनों बराबर होगी। मतलब आपतित कोण, जो एंगल आई है हमारा, वो बराबर होगा परावर्तित कोण के। ये हमारा पहला नियम हो गया परावर्तन का। परावर्तन का पहला नियम बोलता है कि अगर कोई किरण किसी सतह पर, और सतह क्या होनी चाहिए, प्लेन, किसी सतह पर टकरा करके सेम मीडियम में पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब परावर्तन होता है, तो वहां पर आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण आपतित कोण, और यहां परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया कोण परावर्तित कोण, दोनों बराबर होती हैं। ये हो गया परावर्तन का पहला नियम। आपतित कोण आई, परावर्तित कोण आर, दोनों बराबर हो गए। दूसरा नियम लिखो, जो आपतित किरण है, आपतित किरण परावर्तित किरण और जो अभिलंब है, वो तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर, ये याद करना है। तल क्या होता है, प्लेन। ये आपको तल दिख रहा है, तीनों एक ही तल पर है। क्या कोई किरण इस तल के बाहर की तरफ निकल रहा है क्या, या इस तल के अंदर की तरफ जा रहा है क्या? अगर ऐसा होता तो इस तल के परपेंडिकुलर की बात हो रही है, समझ रहे हो? तीनों किरणें क्या है, इसी तल पर है, मतलब इसी तल पर है। ठीक है, डायमेंशन हमने पढ़ा है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। एक डायमेंशन की बात हो रही है एक्स एक्सिस की, तो हम बोलेंगे एक विमीय। दो विमीय मतलब एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई तल। तो ये मान लेते हैं एक्स वाई तल है, एक्स और ये वाई, और तीनों अगर होता तो एक्स वाई जेड, मतलब त्रिविमीय, है ना? ये आपने देखा होगा, हमने लास्ट सेशन में पिछले एक लेक्चर में पढ़ा था गति में। तो ये तीनों क्या है, एक ही तल पर हैं, कोई भी किरण बाहर की ओर या अंदर की ओर नहीं जा रही है, ये हमको याद रखना है। ये हो गया परावर्तन के दो नियम। अब इसी तरीके से दो नियम अपवर्तन के भी हैं। तो हमने क्या देख लिया, अपवर्तन ये होता है। ठीक, ये अपवर्तन का अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने मान लिया कोई एक ग्लास स्लैब है, मतलब दूसरा मीडियम। यहां हमने एक अभिलंब बना लिया, मान लिया कि कोई किरण ऐसे आ रही है, एंगल आई बना रहा है। ये जो किरण है इसको आपतित किरण बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इस किरण को जाना चाहिए था कुछ ऐसा, ठीक, परंतु ये क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा ऐसा। क्लियर है? देखो, जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, परंतु ये थोड़ा सा मुड़ गया। ये मुड़ा क्यों? क्योंकि ये मीडियम जो है ये एयर से, वायु से ग्लास में गया, मतलब डेंस मीडियम में गया, सघन माध्यम में संचरित हुआ। क्लियर है? जिसकी वजह से ये मुड़ गया। तो अभिलंब से जो एंगल बन रहा है वो एंगल आर है दूसरे माध्यम में। अब यहां एंगल आई एंगल आर बराबर तो नहीं हो सकते, है ना? यहां पर बराबर थे, यहां बराबर नहीं होगा। कुछ ना कुछ किरण जो है अभिलंब की तरफ मुड़ गई। ये भी मैं समझाऊंगा कब मुड़ेगी,
अंदर की तरफ, कब जाएगी बाहर की तरफ। यहां पर पहले समझो, इसको बोल दिया अपवर्तन। ये जो किरण आई, ये किरण कौन सी है? आपतित किरण है, आपतित किरण। ये वाली किरण जो है ये अपवर्तित है, अपवर्तित किरण। ये जो है ये अभिलंब है, जो हमने 90 डिग्री पर इस सतह पर बनाया है, अभिलंब, नॉर्मल जिसे बोलते हैं। क्लियर? आई मतलब हमारा इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण। आर मतलब यहां रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, यहां का आर अलग से लिख लो, ये हो जाएगा अपवर्तित कोण। ये परावर्तित कोण है, ये अपवर्तित कोण, जिसको एंगल हमने आर बोला है। अपवर्तित मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां पर नियम लिख लेते हैं। पहला नियम, पहला नियम बोल रहा है, जो इसका दूसरा नियम बोल रहा है वही इसका पहला नियम है। आपतित किरण परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। लिख लो, आपतित, अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल पर, तीनों एक ही तल पर। कोई दिक्कत नहीं। जो इसका दूसरा नियम है इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। इसे याद रखना है, स्नेल का नियम। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल ने एक नियम दिया कि जो यहां पर इंसिडेंट एंगल है उसका साइन एंगल अगर ले लें, साइन एंगल ऑफ आपतित कोण इंसिडेंट एंगल, और इसका रेशो ले लें रिफ्रैक्टेड एंगल से, मतलब आपतित कोण की ज्या अपवर्तित कोण की ज्या का जो अनुपात है वो एक नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, जिसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। आगे डिटेल से बताऊंगा, अभी इतना समझो स्नेल्स लॉ में क्या बोलता है। ये जो आई एंगल है मान लेते हैं 45 डिग्री का है, तो उसका साइन एंगल लेंगे साइन 45, और ये आपतित के बाद अपवर्तित हुआ, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो नीचे लिखेंगे साइन 30। इनका जो रेशो है, मतलब आपतित कोण की ज्या और जो अनुपात होगा अपवर्तित कोण की ज्या से, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, नियतांक आएगा। तो ये चीज जो है, इस नियम को स्नेल का नियम बोलते हैं, और इसी को हम लोग अपवर्तन का दूसरा नियम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने अपवर्तन के 2 नियम देख लिए, परावर्तन के 2 नियम लिख लिए। इनको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जो है परावर्तन 2 तरीके का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, जो हमारा नियमित है ये किसी प्लेन सतह की बात कर रहा है। आई किरण चली गई, ये जो नॉर्मल से ये एंगल आई और एंगल आर बन रहे हैं, ये हमेशा बराबर होंगे। अगर मैं अनियमित परावर्तन की बात कर रहा हूं, मतलब खुरदुरी सतह है, सतह जो है पूरी तरीके से प्लेन नहीं है, और ये सतह कुछ इस तरीके से है। यहां पर कोई एंगल आएगा तो सेम एंगल पर ना जाकर के कहीं यहां टकरा गया, कोई ये ऐसा जा रहा है, कोई ये ऐसा जा रहा है, ये मतलब कहीं पर भी मुड़ जाएगा। ये चीज जो हो जाएगा, इस तरीके का रिफ्लेक्शन जो कहलाएगा वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन कहलाएगा। इसे भी आपको जानना है। ठीक, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिए कि परावर्तन है, परावर्तन मतलब आपतित किरण इंसिडेंट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो गई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया आपका एयर से ग्लास में किरण आ रही है, आपतित हुई,
अपवर्तित हो गई, तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये अपवर्तन हो गया। एक चीज यहां पर नोट कर लो, अगर कोई भी किरण, यहां लिख लो अपवर्तन में क्या है, लिखो पहला पॉइंट, नोट बना के लिख लो, यहां लिखो अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कहां से कहां, विरल से सघन में, जो कि यहां पर आप देख रहे हो वायु विरल है, रेयरर मीडियम, और जो ग्लास है डेंसर मीडियम है। ये रेयरर मीडियम विरल है और ये जो है ये सघन है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो किरण जो है जानी चाहिए ऐसी, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई। अगर ऐसा होगा विरल से सघन में जा रही है किरण तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ये अभिलंब है, जाना चाहिए था ऐसा, थोड़ा मुड़ गया, तो यहां लिख लो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। और अगर वही किरण सघन से विरल में जाए, सघन से विरल में जाए, तो आप बोलोगे कि अभिलंब से दूर चली जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये हो जाएगा टूवर्ड्स दी नॉर्मल, अभिलंब से दूर। इसे नोट कर लीजिए। मतलब अगर हमारा किरण यहां पर जो है ये ग्लास होता, ग्लास से वापस, मतलब ये निकल के बाहर चली जाए, ग्लास से वायु में, ग्लास से पानी में, इस तरीके से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर हमारी प्रकाश की किरण संचरित हो रही है तो सघन से विरल में अगर प्रवेश करती है तो नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब की तरफ कब जाएगी, जब विरल से सघन में जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, प्रश्न यहीं से बनेगा, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की, इमेज की। कोई भी किरण अगर आ रही है किसी मिरर से टकराएगी तो उस मिरर में उसका कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहले समझना है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु से कितनी किरणें बाहर निकलती हैं। तो इनफाइनाइट, बहुत सारी किरणें बाहर निकलती है, हमें सिर्फ 2 किरणें पकड़ना है और उन किरणों को परावर्तन के बाद एक जगह पर जहां मीट कराएंगे वहां पर उसका इमेज बन जाएगा। समझते हैं, देखो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से अपसरित फैलती हुई प्रतीत होती है, जहां पर मिलेंगी परावर्तन या अपवर्तन के बाद वहां पर बनेगा इमेज, या जहां से अपसरित फैलती हुई प्रतीत होंगी वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, किसी वस्तु से असंख्य किरणें निकलती है किंतु प्रतिबिंब स्थिति ज्ञात करने के लिए केवल 2 किरणें, 2 रेस चाहिए, 2 रेस ओनली चाहिए किसी भी वस्तु की इमेज बनाने के लिए। ठीक, प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार का होता है, ये याद रखना, 2 किरणों से ही इमेज बन जाती है, सिर से निकलनी चाहिए। एक तो हम पैरेलल ले लेते हैं और एक तो या तो सी से और एक तो पोल पे। 3 को हमारे पास कंडीशन हो सकती है, इन तीनों में से कोई भी 2 लेंगे, हम समझाएंगे जब प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे ना अगले लेक्चर में, तो वहां पर आपको बताया जाएगा। प्रतिबिंब जो है 2 तरीके का होता है, एक होता है वास्तविक जो कि रियल होता है, एक होता है अवास्तविक वर्चुअल। रियल वे इमेजेस हैं वास्तविक जिनको पर्दे पर बनाया जा सकता है, और जिनको पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो वर्चुअल है। क्लियर है? तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, सदैव उल्टा बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। अवतल दर्पण इसके लिए जिम्मेदार होता है सदैव। अवतल दर्पण के द्वारा हम लोग रियल इमेजेस बना सकते हैं। जो आप आईने में अपना मुंह देखते हो ना, वो प्लेन मिरर है, समतल है, उसमें जो इमेज बन रही है वो पीछे बन रही है जो कि एक आभासी है, वर्चुअल इमेज है वो। ठीक है, वो वर्चुअल है, ये क्या है, ये वास्तविक इमेज है। ठीक, जो कि अवतल दर्पण से ही बनेगा। और जो आभासी है वो अवतल, उत्तल और समतल तीनों से बन सकते हैं, तीनों से बन सकते हैं। 6 केस बनेगा अवतल में, जो 6वां केस है उसमें वो सीधा बन जाएगा और आभासी बनेगा, बताएंगे आपको। तो जिन वस्तु को
क्या बन रहा है, सदैव सीधा बनता है। जिन वस्तु का प्रतिबिंब उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उन्हें हम आभासी या वर्चुअल इमेज कहते हैं। हम तीनों दर्पण से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। अब दर्पण की बात करते हैं। मिरर क्या होता है? मिरर जिसमें हम लोग अपना सुबह सुबह मुंह देखते हैं। आईना जिसमें हम लोग अपने इमेज को देखते हैं और अपने बालों को संवारते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं। हमारा चुन्नी लाल भी ऐसे ही करता है, सुबह सुबह बढ़िया उठा और उसका भूत जैसा चेहरा देख के डर जाता है, फिर उसे नहा धो के ब्रश मंजन करवा के एकदम बढ़िया चकाचक हो जाता है और दर्पण में देखता है तो बिल्कुल राजा बेटा बन जाता है, जैसे कि आप लोग, है ना। तो यहाँ पर देखो, दर्पण मिरर जो है वो क्या होता है? दर्पण एक प्रकाशिक युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कौन सा परावर्तन बोल रहे हैं हम लोग? परावर्तन का सिद्धांत, वो जो दो नियम पढ़े हैं ना हम लोग, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और तीनों जो किरणें हैं आपतित, परावर्तित और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होती है, उसको ये फॉलो करता है। दर्पण अपने पर आपतित होने वाले लगभग संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अब दर्पण है, दर्पण मतलब क्या सर? दर्पण मतलब होता है एक साइड पॉलिश्ड सरफेस, कांच का एक ग्लास जिसे हमने एक साइड से पॉलिश कर दिया, वो दर्पण बन गया। वाह सर। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर सारी की सारी किरणों को ये क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। कोई भी किरण ऐसे आ रही तो परावर्तित कर दिया, कोई भी आ रही है तो परावर्तित कर दिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो दर्पण होते हैं वो सभी किरणों को परावर्तित कर देते हैं। दर्पण मुख्यतः दो तरीके का होता है, समतल दर्पण, गोली दर्पण। समतल दर्पण, गोली दर्पण। समतल दर्पण आप लोग जो घर में यूज करते हो कुछ इस तरीके का होता है, कांच का ग्लास, एक साइड पॉलिश्ड, समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु सामने रखते हैं तो उसकी इमेज बनती है कुछ इस तरीके से, ठीक। अगर मान लेते हैं दर्पण से इसकी जो दूरी है वो u है, तो इमेज जो बनेगा, जो इसकी दूरी v बनेगा, u मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का इस दर्पण से दूरी u कहलाएगा। v को हमेशा याद रखना, ये जो वस्तु की इमेज बन रही है उसका इमेज का दर्पण से जो दूरी होगा उसको v से डिनोट करते हैं। u मतलब वस्तु की दूरी, v मतलब हमारे इमेज मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो यहां पर जो u और v है ये सदैव समान होगा, मतलब जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर इमेज बनेगी। आप लोग देखो, मिरर के सामने जाओ, पास में जाओगे इमेज आपके पास आएगी, आप गुस्सा करोगे वो भी गुस्सा करेगी, आप पीछे जाओगे वो भी पीछे जाएगी, थप्पड़ मारोगे वो भी आपको थप्पड़ मारेगी। तो जैसा आप करते हो वहां पर आपका प्रतिबिंब बनता है, मतलब जितनी दूरी पर आप सामने रहते हो उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर इमेज बनती है, उसका प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया हमारा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण का निर्माण कैसे होता है? पहले तो ये समझो, गोलीय दर्पण दो तरीके का होता है। गोलीय दर्पण जो होता है, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल को कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव, और उत्तल को कॉन्वेक्स, ये याद रखना है। अब अवतल और उत्तल दर्पण, इसका निर्माण पहले समझ लो। आप मान लो एक आपके पास स्फीयर है, कुछ इस तरीके का गोला है, टेनिस बॉल है ना, टेनिस बॉल, बिल्कुल टेनिस बॉल याद रख लो, ठीक है। आप लोग खेले होगे टेनिस बॉल को। अब टेनिस बॉल को यहां से कट करो, ये कट करके अलग कर दिया। अब जो आपका, अब टेनिस बॉल क्या हो गया, अंदर से खोखला होता है, तो इस वाले पार्ट को अलग कर लो, ये कर लिया सर, इस तरीके का निर्माण हुआ। अब मान लेते हैं जो पॉलिशिंग है वो आपने बाहर की तरफ उभरी हुई सतह पर कर दिया, एक केस ये हो गया। अब इसी को कटा हुआ पार्ट जो है ये अलग रखा और एक हमने अब पॉलिशिंग अंदर की तरफ कर दी, दो तरीके से पॉलिशिंग कर दी, ध्यान रखा। अगर ऐसी पॉलिशिंग किया उभरे हुए साइड, तो किरण किधर जाएगी? किरण इस तरीके से जाएगी, इसमें आपतित होगी इस तरीके से, ये समझ रहे हो। तो किरण किधर गई सर? गड्ढे की तरफ गई, कैविटी, इसका नाम क्या है? कॉनकेव। केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा कहां बन रहा है? इस साइड बन रहा है सर। तो अगर ऐसी आकृति बन रही है तो यह हो जाएगा अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण। ठीक, जिसका तल क्या हो, दबा हुआ हो, धंसा हुआ हो, वो अवतल हो गया। और जिसका तल उभरा हुआ हो, कुछ ये वाला, अब इसमें किरणें इधर से आएगी ना। अगर ऐसा कुछ इमेज बन रहा है तो आप बोलोगे उत्तल। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मतलब सर जिसका तल उभरा हुआ हो, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण जिसका तल धंसा हुआ हो। अगर ऐसी आकृति बन रही है, कांच के ग्लास को काटने के बाद कुछ ऐसा बन रहा है, तो हमने क्या बोला, ये अवतल है और ये उत्तल है। उभरा हुआ है पीछे, ये पॉलिश हमने इधर कर रखा है गड्ढे साइड, ये उत्तल हो गया। अगर पॉलिश उभरे साइड कर दिया, सामने क्या है, गड्ढा है, तो ये अवतल हो गया, कॉनकेव हो गया। याद हो गया, नोट कर लीजिए। समतल दर्पण, ये देख सकते हो, ये आपका दर्पण में ये इमेज देख पा रहा है, जो कि मैंने बोला किसी दर्पण का परावर्तन सतह समतल हो, परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, तो वह समतल दर्पण कहलाएगा। जिसका, जैसे हम लोग शीशा बोलते हैं, है ना, दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जिसका एक पृष्ठ क्या होता है, चांदी का पॉलिश होता है या किसी भी चीज का, किसी भी मेटल का पॉलिशिंग होता है वहां पर। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी है अनंत होता है, इसे नोट कर लो। फोकस दूरी अनंत, क्षमता शून्य होता है। क्षमता क्या होता है, मतलब उसको मोड़ने की क्षमता। कुछ नहीं मोड़ेगा, जिस एंगल पे जाएगा उसी एंगल पे मुड़ जाएगा, जैसे जा रहा है सीधा सीधा। यहां पर एक चीज बात आई है कि सर फोकस जो है अनंत होता है। देखो साथियों, फोकस हमारे गोली दर्पण का ही होगा, अवतल और उत्तल। जिसके गोले होते हैं, रेडियस का आधा होता है, जितना उसका आर होता है उसका आधा फोकस दूरी होती है। तो यहां पर जो फोकस दूरी होगी किसी समतल दर्पण का, वो इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी आप फोकस नहीं बना सकते, ये फोकस नहीं बना सकते। इतनी बात ध्यान रखना, आप ये चीज आप नोट कर लो कि फोकस दूरी अनंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो उसकी क्षमता होती है शून्य होती है, इसे आप लोग नोट कर लो। अब बात करते हैं गोली दर्पण की। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अभी मैंने बता दिया, जिसका परावर्तक तल जो हो गोली हो। वास्तव में गोली दर्पण खोखले गोले होते हैं, एक भाग जो होता है खोखला होता है, और जिसका एक फलक चमकदार परावर्तक जिसे बोल सकते हैं, और दूसरा फलक जो है अपारदर्शी, जिधर हमने पॉलिश कर रखा है। एक साइड हमने पॉलिश कर दिया अपारदर्शी, एक साइड हमारा चमकीला, जहां से वो परावर्तन की प्रोसेस होगी। दो तरीका का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की बात करेंगे अवतल दर्पण की, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां पर हम हाथ रख रहे हैं, अंदर गड्ढा है, तो हमारा हाथ का जो साइज है वो बड़ा हो गया। तो किसी भी वस्तु के साइज को बड़ा कौन कर सकता है, अवतल दर्पण। किसी भी वस्तु के साइज को छोटा कौन कर सकता है, उत्तल दर्पण। आपने कार के मिरर्स देखे होंगे, बड़े बड़े कार, पीछे ट्रक वगैरह, उसकी साइज काफी छोटी छोटी हो जाती है, और हम पीछे अपने आईने में देखते हैं, कार के साइड मिरर्स में देखते हैं कि पीछे की 3-4 कार उसमें दिखाई दे रहा है। मतलब इतने बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी छोटी बना दिया, ये कौन कर सकता है, तो उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। और साइज बड़ा कौन कर सकता है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो आइए समझते हैं कॉनकेव मिरर को। वह गोली दर्पण जिसका दबा हुआ तल, अंदर का तल होता है परावर्तक, तथा उभरा हुआ भाग जो है वो अपारदर्शी होता है। क्लियर सी बात है सर, आपने बताया था कि ये जो गड्ढा है यहां से परावर्तन का प्रोसेस होगा, और जो उभरा हुआ पार्ट है इसे में हमने पॉलिश कर रखा है, अपारदर्शी है, सीधी सी बात। इसी को हमने अभिसारी दर्पण, स्टार मार्क लगा लो, इसे अलग से नोट कर लो, अभिसारी दर्पण कहते हैं। मतलब ये जो है ये आपतित प्रकाश किरणों को केंद्र की ओर मोड़ देता है। देखो ये आपतित हुई, केंद्र की ओर मोड़ दिया, मोड़ने की क्षमता बहुत है केंद्र की ओर, ठीक, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। और जो उत्तल होगा उसको अपसारी बोलेंगे, फैला देगा, ठीक। उपयोग में देखो, दाढ़ी बनाने वाला जो हमारा मिरर होता है, क्योंकि हमको अगर बड़े बड़े बाल दिखाई देंगे तो अच्छे से कट होगा, ठीक। डॉक्टर जो है आपके दांतों की जो चेकिंग करता है, उसके पास लेंस होती है कॉनकेव वाली, ठीक, बड़ा कर करके मिरर होती है, एक साइड वो रहता है पॉलिश रहता है, तो उसमें देखता है, और उसमें साइज काफी बड़ा करके आपके दांतों को देख लेता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक। तो सर्च लाइट हो गया, टेलीस्कोप हो गया, सिनेमा प्रोजेक्टर्स हो गए, सोलर कुकर हो गए, दूरदर्शी, इन सभी चीजों में क्या होता है यूज, अवतल दर्पण। क्लियर है। अब उत्तल दर्पण की बात करें तो इसे हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। ये जो है
अपने आपतित प्रकाश की किरणों को केंद्र से बाहर की ओर फैला देता है, अपसरित कर देता है, फैला देता है। कैसे? कोई भी किरणें आ रही हैं, ये इनको क्या कर रहा है, ये फैला दिया, ये फैला दिया, ये फैला दिया, ये फैला दिया, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, फैला देता है। ठीक, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये आपको याद रखना है, वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी। ठीक, उदाहरण में अगर इसका देखोगे उपयोग में, तो रोड लैंप जो बनते हैं उनको क्या है, फैलाना होता है लाइट को। आपका जो सर्च लाइट होता है, ये आगे कुछ इस तरीके का लेंस लगा होता है, लाइट आएगी, ये इसको फैला देगा, ऐसा, समझ रहे हो? क्लियर? तो आपको ये याद रखना है। गाड़ियों के साइड ग्लास जो होते हैं वो भी उत्तल दर्पण के होते हैं। इतनी सारी चीजें आपको समझ के चलना है, याद रखना है। आज का जो लेक्चर है ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, आपको कहीं दिक्कत हो पूछ सकते हो। अगला लेक्चर जो होगा वो होगा इमेज मिरर, जो मिरर की जो इमेज बन रही है उनका निर्माण का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग याद रख लीजिए। प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है, डायरेक्टली पूछ सकता है। वे वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, खुद प्रज्वलित होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक, और वे वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये आपको याद रखना है। सन जो है वो ल्यूमिनस बॉडी हो गया, मून जो है वो सन की किरणों से चमकता है, तो मून जो हो गया अप्रदीप्त वस्तु हो गया, याद हो गया। पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडी, वे वस्तुएं होती हैं जिनमें प्रकाश की किरणें निकलकर चली जाती हैं, पार हो जाती हैं, जैसे कि कांच पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है। अर्ध पारदर्शक होता है जिसमें आधी जा रही है आधी नहीं जा रही है ना, ट्रांसल्यूसेंट बॉडी इसे बोलते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन पर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग को वो बाहर निकाल देती हैं, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, याद रखोगे। अपारदर्शक वस्तु में ओपेक बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपेक बॉडी डायरेक्टली पूछता है। अपारदर्शक वस्तुएं जिसमें से किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं या अवशोषित हो जाती हैं। अपारदर्शक वे वस्तुएं जिनमें होकर के प्रकाश की किरणों बाहर नहीं निकल पाती, जैसे कि धातुएं, मेटल्स होती हैं, उनमें से किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, टकरा के या तो परावर्तित हो जाएगी या तो अवशोषित हो जाएगी, तो उनको ओपेक बॉडी कहते हैं या फिर अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। तो इतने ये अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आई होप आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। क्या क्या पढ़ा हमने, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की प्रकृति दो तरीके की होती है, कणिक प्रकृति और वेव तरंग प्रकृति। और उसके बाद हमने प्रकाशिकी ऑप्टिक्स पढ़ा कि जो हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं दो तरीके से करते हैं, या तो रे ऑप्टिक्स करेंगे या तो वे ऑप्टिक्स करेंगे। किरण प्रकाशिकी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें परावर्तन अपवर्तन हम लोग अभी पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग विवर्तन, जिसमें हम लोग पोलराइजेशन, ध्रुवण भी पढ़ते हैं। ठीक है, विवर्तन, पोलराइजेशन, ये सारी घटनाओं परिघटनाओं को हम लोग उसमें पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे तरंग ऑप्टिक्स, तरंग वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर मिरर की बात किया हमने, मिरर कितने टाइप के होते हैं ये देखा हमने, कुछ पॉइंट्स हमने देखे, तो इन सबको आप लोग रिवीजन कर लेना। अगले लेक्चर में हम लोग प्रकाश के जो प्रतिबिंब बनेंगे, किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनेंगे, उनको देखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक, और बाकी के सोशल मीडिया और ऐप को डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना जबरदस्त पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत होगा तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, है ना, टेलीग्राम में पूछिए, जहां पूछ सकते हो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। जब तक कि आप लोग खूब जबरदस्त पढ़ाई करिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।